अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. My name is Asad Manzoor and I am subject specialist as well as I have a CSS and PMS experience. I am high achiever. तो मैं स्कोप सीएसएस क्लब के साथ जो है वो 2020 से ऑनवर्ड्स पढ़ा रहा हूँ. मेरा स्कोप के साथ 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मेरे पास काफ़ी जो है अकाउंटेंसी और एंड ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मर्केंटाइल लॉ के जो है ना वो काफ़ी बैचेस मैंने स्कोप सीएसएस क्लब के साथ पढ़ाए हैं. आज हमारी जो ये सर एहतशाम जान भट्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, पहले आपके लिए सीएसएस मास्टरी की क्लासेस रखी गई. उसका मेन पर्पस भी यही था कि जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो, क्योंकि सीएसएस स्पेशल हो रहा था तो उसमें जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे, उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई. उसके अलावा जो है उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दी गई और उसी चीज को, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, सर एहतशाम ने एक इनिशिएटिव लिया और सीएसएस मास्टरी के नाम के साथ एक जो है वो सेशन अनाउंस किया. और उस सेशन का मेन पर्पस यही था कि विद मिनिमम फीस जो है वो लोग मैक्सिमम चीजें सीख सकें, क्योंकि वो जो सेशन था वो बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए था और उसमें जो है वो हर टीचर जो था वो कह रहा था कि मैक्सिमम मैं टॉपिक्स को लेके चलूं, तो इस वजह से पेपर की अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर बात नहीं हो पाई थी. तो फिर ये सर ने और टीचर्स ने मिलके ये जो है वो डिसीजन लिया कि हमें पेपर अटेम्प्ट के ऊपर जो है वो टेक्निक्स के ऊपर भी एक क्लास अरेंज करनी चाहिए. और अगेन सर एहतशाम ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो है इसके लिए प्रॉपर सेशंस रखेंगे, मतलब एक जो है वो प्रॉपर इसके लिए जो है वो प्लानिंग की गई और अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग हर टीचर जो है वो अपनी अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं उसको शेयर करेगा. तो आज अभी हमारा इस टाइम स्लॉट में हमारा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस सब्जेक्ट में जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है ज्यादा, तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स जो है वो ज्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है. और हम न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से ही चीजों को डिस्कस करेंगे. तो अभी अगर हम इसको जो है वो फर्दर जो है वो अगर हम लेके चले तो एक मिनट जस्ट. अच्छा, तो इसमें अगर हम चीजों को फर्दर लेके चलें तो हम आपके जो है वो पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं. पेपर 1 में जो आपकी चीजें होती हैं उसमें हमने क्या करना होता है, पेपर 1 में आपकी जो है वो हमने न्यूमेरिकल बेस्ड चीजों को करना होता है, ठीक है. न्यूमेरिकल पेपर 1 का जो आपका होता है, आपका उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है और दूसरा आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है. अभी जब मैंने पहले माइक ऑन किया तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे प्राइवेट मैसेज करके कहा कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका भी जिक्र कर दीजिएगा और उसके अलावा जो है वो कॉस्ट और एडवांस की जो टॉपिक्स की बाइफरकेशन है उसके बारे में भी बता दीजिएगा. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में चीज़ों को बताऊंगा, फिर मैं हम जो है उसके साथ जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो है वो उसको भी डिस्कस कर लेंगे. तो मैंने जैसे आपके साथ जिक्र किया कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है. अब इसमें आपको अगेन वही 7 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं. एक आपका एमसीक्यूज का जो है वो क्वेश्चन होता है. एमसीक्यूज के लिए जो है वो डिफरेंट फाइल्स में, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है, जो मेरे रेगुलर सेशंस लेते रहे हैं, उनको तो आइडिया होगा कि हम फाइल्स वगैरह शेयर करते हैं. और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से मास्टरी में क्लासेस लिए हैं उनको भी मैंने बताया था कि मेरा अपना जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो पेज है उसको आप फॉलो करें, CSSPMS विद असद मंजूर. तो वहां से जो है वो आपको चीजें जो है वो मिल जाएंगी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ठीक है. तो उसके अलावा जो है वो आप अगर वहां पे मुझे CSSPMS विद असद जो है उसको आप वहां से फॉलो कर लें तो वहां से आपको जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है. लिंक मैं एंड पे शेयर कर दूंगा. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें पार्ट जो है पार्ट्स की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में आपकी जो है वो 4 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से अभी आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं. पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको जो है वो 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से भी आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं. अब पार्ट 1 जो होता है वो आपका फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग होता है और पार्ट 2 जो है वो आपका कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का होता है, ठीक है. तो आपकी जो है वो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो स्टूडेंट्स काफी जो है वो गलत करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, उसको अटेम्प्ट गलत करते हैं. वो ये है कि आपका इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है और उसके अलावा आपका जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन आता है. ट्रेडिंग
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों में मेन पर्पस जो इनकम स्टेटमेंट में है वो भी हमने क्या करना होता है, नेट इनकम निकालनी होती है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपने नेट इनकम या नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना होता है, जिसको आगे आपने यूज करना होता है, आपकी जो है वो बैलेंस शीट में शो करना होता है। आपने नेट प्रॉफिट, आपका मेन अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नेट प्रॉफिट ही होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा जी सर ये फॉर्मेट मुझे ज्यादा जो है ना वो अच्छे तरीके से आता है, तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो एग्जामिनर की डिमांड के ऊपर आपने चीजें बनानी होती है। अगर उसने आपसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है तो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। अगर उसने आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछी है तो देन यू आर सपोज टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट। और अगर फिर उसने आपसे पूछा है कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं अब्जॉर्प्शन मेथड के अकॉर्डिंग, तो आपने अब्जॉर्प्शन मेथड के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अकॉर्डिंग पूछा है तो आपने उसके अकॉर्डिंग बनाना है। सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट and you are supposed to give the answer or data in the format of asked बाय एग्जामिनर। ठीक है, तो जैसा भी आपसे एग्जामिनर ने फॉर्मेट पूछा है, जैसे डिमांड किया है डाटा, यू आर सपोज टू प्रोवाइड द डाटा इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, तो आपने उसकी जो है सबसे पहली चीज तो डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पास्ट पेपर्स की, तो आपको जो है वो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो डेप्रिसिएशन में से अगर वो आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट पूछता है ना, तो यू आर सपोज टू गिव द डेप्रिसिएशन फॉर्मेट। और अगर वो आपसे पूछ रहा है कि एंट्रीज आप बताएं डेप्रिसिएशन की, तो फिर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज बतानी है। अभी अगर हम सीएसएस 2023 की बात करें तो सीएसएस 2023 की अटेम्प्ट में जो है वो उसमें स्टूडेंट्स, मेरे एक स्टूडेंट है उसके 84 मार्क्स हैं पेपर 1 में, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल भी हैं अकाउंटिंग पेपर में। तो उसकी रीजन क्या होती है कि अब यहाँ पे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप जो है वो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज दें। तो ये मेरा जो जिसके स्टूडेंट के 84 मार्क्स हैं, उसने हर साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री 10 साल की थी, तो उसने 10 दफा वो सेम एंट्री लिखी है। अमाउंट जो सेम, तकरीबन अमाउंट अगर स्ट्रेट लाइन मेथड था तो सेम अमाउंट थी, अगर डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड था तो उसके साथ जो है वो अमाउंट चेंज हो रही थी। तो उसने 10 दफा सेम एंट्री सेम अमाउंट के साथ लिखी है। और एक स्टूडेंट ने कहा जी ये एक ही एंट्री है, तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री एक दफा उसने लिख दी। अब जिसने 10 दफा लिखी है उसके जो स्कोर डिफरेंट है, और जिसने एक दफा लिखी है उसके कम नंबर हैं। अब जिसने 10 दफा लिखी है ये नहीं है कि उसने गलत लिखी है, क्योंकि उसने कहा था कि जो है वो एवरी ईयर की डेप्रिसिएशन आप शो करें। तो अब एवरी ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री है, तो हर साल डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज होती है और आपने उस दिन एंट्री करनी होती है। बेशक एंट्री आपने सेम करनी होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो आपने वही सेम एंट्री करनी थी, लेकिन 10 दफा करनी थी, क्योंकि 10 साल की अगर डेप्रिसिएशन उसने मांगी हुई है तो 10 दफा ही वो एंट्री होनी है उसकी बुक्स में। तो ये चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अब अगर उसने आपसे एंट्रीज पूछी हैं तो आप एंट्रीज प्रॉपर जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, उसमें एंट्रीज दें, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे एलएफ का कॉलम होता है जिसको हम लेजर फोलियो कहते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स का और यहाँ पे डेट। तो आप इसको बकायदा बताएं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। आप इस तरीके से फॉर्मेट्स में जब एंट्रीज करते हैं तो जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट ही चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप लोग जब जो है वो जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड होता है डाटा, आपने वैसे प्रोवाइड करना होता है। जैसे अगर आप हम सीएसएस 2021 की बात करें तो सीएसएस 2021 में क्वेश्चन आया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वैसे ये क्वेश्चन था, लेकिन रेशियोज का जो टॉपिक है ना वो आपका अकाउंटेंसी का भी टॉपिक है। तो उसने आपसे कहा था कि आप जो है वो एनालिसिस करें विद रेफरेंस टू आपकी जो है वो एक आपकी स्टैंडर्ड रेशियोज होती हैं। तो अब मेरे अगर जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से क्लासेस ली हैं तो मैंने रेशियो के जो नोट्स शेयर करता हूँ उसमें मैं स्टैंडर्ड रेशियोज जो है वो भी बताता हूँ। उसमें मेरे नोट्स में स्टैंडर्ड रेशियोज भी मेंशन है। जिस तरीके से अगर क्विक रेशियो हो गई या आपकी लिक्विड रेशियो हो गई तो इसकी एक स्टैंडर्ड रेशियो भी है। तो आप उस स्टैंडर्ड रेशियो को मेंशन करेंगे और उसके परस्पेक्टिव के साथ एनालिसिस करेंगे तो आपके मार्क्स डिफरेंट होंगे। और अगर आपने स्टैंडर्ड रेशियोज नहीं पढ़ी होंगी या आपको स्टैंडर्ड रेशियोज का नहीं पता होगा तो देन आप उसकी जो है वो विद दैट विद रेलिवेंट टू दैट स्टैंडर्ड आप जो है वो आप उसकी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका स्कोर डिफरेंट होगा। सो यू आर सपोज टू गिव द आंसर जैसे उसने आपसे मांगा है। ठीक है, इन दैट वे जिसमें जिस भी तरीके में जो भी चीज वो आपसे डिमांड कर रहा है, यू आर सपोज टू गिव इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट।
ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं। अब इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें और जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, तो ये दोनों डिफरेंट जो है वो अप्रोचेज हैं। एक यूएसए की अप्रोच है, एक जो है वो यूके की अप्रोच है। अब इनकम स्टेटमेंट जो है ये यूज करते हैं यूएस वाले, और अगर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो यूके में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये यूज होते हैं। अब इसी तरीके हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो आपने देखी होंगी, बैलेंस शीट के भी फॉर्मेट्स आपने देखे होंगे कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ये होता है कि ये डेबिट क्रेडिट की अमाउंट है, यहाँ पे एसेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे करंट एसेट्स, उसके नीचे जो है वो आपके फिक्स्ड एसेट आ रहे हैं, उसी के नीचे अब यहाँ पे टोटल एसेट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप लाइबिलिटीज स्टार्ट कर देते हैं और एंड पे आके टोटल लाइबिलिटीज हो जाती हैं। अब ये भी एक फॉर्मेट है, ये एक अप्रोच के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और अगर आप दूसरे अप्रोच की बात करें तो दूसरे अप्रोच में बैलेंस शीट क्या होती है, पैरेलल होती है। अब इसमें एक साइड पे आपकी जो है वो एसेट्स हो जाते हैं, यहाँ पे एसेट्स आ गए और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज आ गई। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। अब ये आपको जिस अप्रोच में भी, जैसे आप इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे ना, तो इनकम स्टेटमेंट के साथ आपको जो है वो ऊपर और नीचे जो प्रीवियस मैंने जो है वो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया है उसमें आपने करनी होती है ये, यानी कि ऊपर अपने एसेट्स हैं और नीचे आपकी लाइबिलिटीज हैं। और अगर आप बात करेंगे जो है वो इसकी बैलेंस, अगर आप उसकी बात करते हैं अपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यानी कि यूके अप्रोच की, तो फिर आपको ये पैरेलल बैलेंस शीट बनानी होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जहां पे आपके एसेट्स करंट एसेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपका एसेट्स का टोटल हो जाएगा, यहाँ पे आपकी करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी आ जाएगी एंड पे, और यहाँ पे आपकी एक लाइबिलिटीज का टोटल हो जाएगा। तो आपका दोनों पैरेलल टोटल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोचेस के अकॉर्डिंग जो है वो आपने फॉर्मेट बनाने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको हम सीपीआर कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अगर आप यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर एकेडमी है जिसकी पब्लिकेशंस भी हैं, बुक्स पब्लिश होती हैं वर्ल्ड टाइम्स की, तो वहाँ पे काफी जो है वो चीजें फॉर्मेट्स में जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं चीजें। तो आप सीपीआर का जो फॉर्मेट है वो उसी फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको बनाना होता है। तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेट में इश्यूज हैं, तो वो चीजें फिर स्टूडेंट्स उसको कॉपी कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजों को कर रहे होते हैं। तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है सीपीआर का, क्वांटिटी स्केड्यूल का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बनाएं चीजें। इसी तरीके से कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें आप लिखें पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। फिर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में जो है वो आप उसका जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बनाएं। और इसी तरीके कंप्यूटेशन एक्सप्लेन इसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी होती है, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, जितनी भी आपकी वर्किंग होती है वो आपने उसमें मेंशन करनी होती है। सो यू आर सपोज टू गिव द आंसर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो कि जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो है वो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप का जो है वो ना, जितने भी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट्स होते हैं आपने उनके अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। अब स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स में से कुछ लोग फेल भी थे इस दफा अकाउंटिंग में, तो वो मुझे बता रहे थे कि सर जी मैंने तो ना, ये मेरा तो अपना सब्जेक्ट फेल हो गया, मैं तो ये समझ रहा था, ये समझ रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा क्या आपने जो है वो फॉर्मेट्स फॉलो किए थे, क्या इशू क्या थे, प्रैक्टिस की थी? नहीं जी सर मैंने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैंने तो उस सेशन के बाद, मतलब अपनी इस अटेम्प्ट के बाद आपको ज्वाइन किया है। तो मैंने कहा फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मेरा पेपर अपना फेल हो गया है? मतलब आप कह रहे हैं कि जी मेरा तो अपना ही सब्जेक्ट फेल हो गया है, कि मेरा बैकग्राउंड था अकाउंटिंग का। तो मैं यहाँ से आइडिया होता है कि अगर आप विदाउट एनी जो है वो कंसल्टेंसी या विदाउट एनी जो है वो आप गाइडलाइन, अगर आप बेशक आपका बैकग्राउंड है तो, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको फ्रेश करने की जरूरत होती है। आप लोग पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स फौरन ही तैयारी शुरू कर लेते हैं वो बहुत अच्छा डिसीजन करते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होता है कि जो यूनिवर्सिटीज या सेमेस्टर सिस्टम होता है वहां पे अगर आप मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको अकाउंटिंग बिल्कुल इनिशियल जो आपकी सेमेस्टर्स होते हैं वहां पे पढ़ा दी जाती है। तो सेमेस्टर सिस्टम है तो वैसे भी एज सच जो बंदा इन डेप्थ पढ़ ही नहीं सकता। तो आप जो एनुअल जिन्होंने बीकॉम किया होता है या एमकॉम किया होता है तो उनकी काफी ग्रिप होती है और वो बहुत अच्छा आउटशाइन भी करते हैं सब्जेक्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट उसके लिए कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी पड़ती है, चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं। सो ये चीजें हैं, इससे आपकी जो है वो पेपर में भी चीजें इंप्रूव होती हैं। अब पेपर में सबसे जो मैंने चीजें नोट की हैं जो स्टूडेंट्स के साथ इश्यूज आते हैं, मैंने खुद आपको जैसे खुद बताया
मेरे सीएसएस 2022 में भी अटेम्प्ट दी थी मैंने, और पीएमएस 2022 की भी मैंने अटेम्प्ट दी थी। दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट्स। तो उसमें मेरा दोनों में रिटर्न में, एक में 733 स्कोर था और एक में 714 मार्क्स थे। और दोनों में मेरा स्कोर जो है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मर्केंटाइल लाइन सब्जेक्ट्स की वजह से ही मोस्टली ज्यादा होता था, यानी कि ऑप्शनल्स में मेरा अच्छा स्कोर होता था। तो इसकी रीजन यही है कि आप लोग जब अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम करते हैं, फिर आप चीजों को वहां पे टाइम मैनेज करते हैं। अब जो है सीएसएस 2022 में लोगों से पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था अकाउंटिंग का, और मैंने अपना टाइम जो है वो उसमें क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने के बाद अपने जो है वो उसको पेपर को रिवाइज भी कर लिया था, यानी कि एक दफा उसकी जो है वो प्रूफ रीडिंग भी कर ली थी, यानी कि उसकी एक दफा मैंने चेकिंग भी कर ली थी कि कहीं पे भी कोई छोटी मोटी इश्यूज ना रह गए हो। तो वो कैसे हुआ? वो प्रैक्टिस की वजह से हुआ। दूसरा, जो साथ क्लासेस बंदा पढ़ा रहा होता है उसकी वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक करके प्रैक्टिस हो जाती है। तो यही चीज होती है कि आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करें, असाइनमेंट्स जितनी ज्यादा इवेलुएट करवाएं, उतना आपका फायदा होता है। तो इसी में ही आपके फॉर्मेट की मिस्टेक्स भी एलिमिनेट होती जाती हैं, और बाकी चीजें भी। बाकी यही है कि आपने अपने फॉर्मेट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक चीजें बनानी है। अब जैसे अभी 2023 में था या शायद 22 में ही था क्वेश्चन, उसने कहा था कि आप ट्रायल बैलेंस बनाएं। अब ट्रायल बैलेंस का भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको ये डेबिट, क्रेडिट और पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट जो होती है वो चीजें आपने करनी होती हैं। किसको आवाज नहीं आ रही? बाकी सबको आवाज आ रही है ना? ये आप खुद अपनी साइड पे भी चेक कर लें, शायद आपकी तरफ कोई इशू हो। फैसल, तो ये आप चेक कर लें। अच्छा जी। तो ये चीजें जो है ना होती हैं, आपको ये चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट्स में ना ये आप लोग चीजें देखें, तो आपके इंशाल्लाह जो है वो काफी चीजें रिकवर हो जाती है। पेपर में आपके अकाउंटिंग के पेपर में काफी फॉर्मेट्स मैटर कर रहे होते हैं, इसमें वहां पे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर कर रही होती है। अगर हम पेपर टू की बात करें, तो पेपर टू में आपके पास टैक्सेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। टैक्सेशन में आपने अगेन न्यूमेरिकल करना होता है, और उसमें आपका जो है वो टैक्स का एक फॉर्मेट है, आप उसको फॉलो करें। आप उसके ऊपर हेडिंग दें, इनकम टैक्स जो है वो आप जो है वो क्या, आप उसका नाम लिखें, टैक्स ईयर मेंशन करें, रेजिडेंट स्टेटस मेंशन करें कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, टैक्स ईयर जो भी है वो मेंशन करें। उसके अलावा जो है वो आपका पर्पस क्या है वो मेंशन करें, यानी कि जो आप वो आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। कि आप उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और उसके अलावा उसका जितना भी टैक्स बन रहा है वो चेक करना चाह रहे हैं। फिर आप उसका नीचे फॉर्मेट बनाएं, उसमें जो है वो आप पर्टिकुलर डिटेल का कॉलम डालें, टैक्सेबल मतलब दो आप कॉलम बना लेते हैं, एक में आप टैक्सेबल, एक में एग्जाम की वैल्यूज लिखते हैं। उसके अलावा साथ साथ आप उसकी ट्रीटमेंट्स करते जाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, अगर आप सेपरेट हेड्स बना ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक एक दो दो ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं हर हेड में से, और आपके लिए वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, या जैसे भी आपको कोई एक आधी ऐसी ट्रीटमेंट आ जाती है जो कंफ्यूज कर रही है कि आपका जो है इसमें कौन सा हेड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रही है या इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ रही है, तो फिर आप उसको हेड्स बेशक ना भी बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन आप उसको बाकी जो है ओवर टेबल और फॉर्म में बनाएं, रेट्स प्रॉपर लगाएं, उसको नीचे हाईलाइट करें कि इतनी इनकम स्लैब से इतनी इनकम स्लैब तक ये रेट लगता है। तो उससे चीजें फिर आपकी मजीद जो है वो क्लियर होती हैं। उसके बाद आपका जो है वो फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो, एक मिनट, उसके बाद फिर आपका जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास थ्योरी भी होती है, और आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल भी होता है। अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास जो है वो थ्योरी भी आ जाती है। थ्योरी में आपने क्या करना होता है, आपने फ्लो चार्ट्स बनाना होता है। जैसे टाइप्स ऑफ मार्केट्स की बात आ जाती है, तो आप मार्केट्स जो है, फाइनेंशियल मार्केट्स आ गई है आपके पास, आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं। इसमें जो है वो प्राइमरी मार्केट्स होती है, सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं, उसमें फिर आपकी मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, फिर मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड होती है, कैपिटल मार्केट में आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी क्या होती है, न्यू शेयर जहां पे हो रहे हैं। सेकेंडरी क्या होती है, जहां पे आपके पास ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर तो आप इसको फर्दर जो है वो फ्लो चार्ट में बनाएं। तो थ्योरी के आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाएं, उसमें जो है वो आप एग्जांपल्स कोट करें, उसमें आप केस स्टडीज दें, जो एक्चुअल केस स्टडीज हैं आप उनको कोड करें। तो इस तरीके से जो है वो आपकी जो है वो काफी चीजें जो है वो
क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो अगर आप बात करते हैं अपने क्या कहते हैं थ्योरी में ऑडिटिंग के पेपर्स की बात करते हैं, तो ऑडिट में कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको जो है वो थ्योरी लिखनी होती है, तो उसमें आपने हेडिंग्स देनी होती हैं। हेडिंग्स दें, आप उनके सब हेड्स दें। उसके अलावा जितने भी आपके ऑडिटिंग आईएएस यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग और इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से आप स्टैंडर्ड्स को कोट करें। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ नोट्स शेयर किए हैं। उन्हें पता है कि हम किस तरीके से, अगर हम फ्रॉड्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो कौन सा इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में आता है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो एरर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसका जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसको आप मेंशन करें। तो वहां से ये चीजें छोटी छोटी आप जो हाईलाइट करते हैं, आप रेफरेंसेस देते हैं, तो उससे आपके स्कोर आते हैं। इसी तरीके से आप उसमें केस स्टडीज पुट करते हैं कि कौन सी फलानी फर्म ने जो है वो इस तरीके के फ्रॉड्स जो आइडेंटिफाई किए फलाने केस में। तो वो जो है वो आप फर्म्स को जब कोट करते हैं तो वो एक्चुअल जो है वो आपकी ट्रू सेंस में उसकी जो है वो आपकी जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रियल लाइफ या रियल एक्चुअल एग्जांपल्स कोट करने से भी काफी ज्यादा आपको मार्क्स जो है वो मिल रहे होते हैं। तो थ्योरी में भी आप इस तरीके से आउटशाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं जिनको आपने जो है वो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन में चीजों को लाजमी इनकलकेट करना होता है। अच्छा, इसके अलावा टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारे ही जो है वो चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। मेरे नोट्स परचेज नहीं किए जा सकते, मेरे नोट्स फॉर सेल नहीं है। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ ही नोट्स शेयर करता हूं। तो मेरा नेक्स्ट सेशन जो है वो 30 अक्टूबर को आ रहा है, यानी कि मंडे को मेरी क्लास होगी। लास्ट वीक जो अक्टूबर को होगा उसमें मेरी वो अगर 31st को है तो 31st को होगा, और अगर वो 30th को है तो मैं एक दफा आपको जो है वो कंफर्म बता देता हूँ। तो तब मेरा सेशन आ रहा है सीएसएस स्पेशल के फौरन बाद। जी 30 अक्टूबर को ही मंडे बन रहा है। तो 30 अक्टूबर को मेरी जो है वो अकाउंटिंग का सेशन स्टार्ट हो रहा है, और उसी वीक में ही मेरा जो है वो नवंबर में मेरा जो है वो आपका क्या कहते हैं ये सेशन 4 और 11 नवंबर को जो है मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मर्केंटाइल लॉ के भी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सैटरडे संडे को क्लास होगी, और इसकी मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को क्लास होगी। और उसमें हम जो है वो बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल आपकी जो एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने CSS 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट ली थी, तब भी मेरे अकाउंटिंग में 80+ पेपर वन में मार्क्स थे। और इसी तरीके से मेरे जो है PMS में भी 80+ मार्क्स थे। अभी भी लास्ट जो मेरी 2022 की अटेम्प्ट थी उसमें भी मेरे 86 मार्क्स थे, ठीक है, पेपर वन में। तो ये इस तरीके से जो है वो आप इंशाल्लाह चीजें जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ, तो उसके साथ आपकी चीजें जो है वो काफी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी भी सब्जेक्ट्स में जो है वो उसमें भी इंशाल्लाह हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी अभी हमारी पेपर प्रेजेंटेशन की क्लास है। तो क्योंकि वो टोटल थ्योरी बेस्ड है तो उसमें हम उस लिहाज से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा बिल्कुल जी, मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक मिनट मुझे नंबर शेयर करने दें। सर वाहिद का नंबर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वहां से ही आप लोगों ने इनरोल होना है। एक मिनट, मुझे ना स्टॉप करनी पड़ेगी। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ, मैं आप लोगों को जो है वो नंबर जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये आप नंबर नोट कर लें, 0332
7536, मुझे नंबर भूल रहा है। हाँ जी, 343 343 03327536 343। ये सर वाहिद का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बाकी जो भी आपको डिटेल चाहिए होगी। सैयद जैगम साहब, मैंने आपको बताया है मैंने टाइम किस तरीके से मैनेज किया था, बाय प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। आपने जब चीजों को प्रैक्टिस किया होगा, सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे और विद इन आप मिनिमम टाइम फ्रेम आप अपना जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो है ये मोस्टली स्टूडेंट्स का ये लास्ट अटेम्प्ट ही होता है। जैसे आपका सीएसएस स्पेशल कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप बिल्कुल जो है वो चीज़ों को करें। आप के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें जो है वो चीज़ों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपना भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के लिए। अगर आप लोग जो मेरे से कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। ठीक है, उसके अलावा मुझे कॉल प्लीज़ ना कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। अभी ठीक है, फिर हम यहीं पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं रिकॉर्डिंग के बाद ले सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर फिर वो चीज़ें ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। मेरा 30 अक्टूबर को जो है वो अकाउंटिंग का सेशन स्टार्ट हो रहा है स्कोप सीएसएस क्लब के साथ। आप में से जो भी सीएसएस 2024 के लिए विलिंग हैं, तो वो लाजमी फ्री जो है वो डेमो क्लास होगी 30 अक्टूबर को। हम उसमें फर्स्ट जो है वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा जो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो सर एहतशाम जान व्हाट्सएप के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज के लिए मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आप CSS PMS विद असद जो है वो उसको इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। जो लोग अगर लिंक के लिए चाहते हैं, तो वो मैसेज में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।